Hello students, again welcome to the official YouTube channel of SSCM College मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। लास्ट वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि प्रोडक्शन फंक्शन से क्या आशय होता है, उत्पादन फलन से आप क्या समझते हो। तो क्या मीनिंग था उत्पादन फलन का कि रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट की जो आगत और निर्गत के मध्य संबंध होता है उसे हम कहते हैं उत्पादन फलन। कि हम कितनी चीज़ इनपुट करेंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा, उसकी विशेषताएं, उसकी मान्यताएं, अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, इन सब का अध्ययन हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वो प्रोडक्शन फंक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, उसका क्या आशय है, वो वीडियो देखें। उसके बाद आप ये कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो कॉब डगलस दो अर्थशास्त्रियों के नाम है। इन्होंने क्या किया था, जो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उस पर एक अध्ययन किया था कि कितना इनपुट हम करें तो क्या आउटपुट आएगा। प्रोडक्शन फंक्शन पे इन्होंने एक रिसर्च किया था अमेरिका के निर्माणकारी उद्योगों में। तो कॉब डगलस के अनुसार इन्होंने उत्पादन के दो साधनों को आधार माना था। इनके अनुसार कि उत्पादन के केवल दो ही साधन है, श्रम और पूंजी, लेबर और कैपिटल को इन्होंने उत्पादन के दो साधन माने थे कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए निर्माणकारी उद्योगों में हमें दो मेन जो इनपुट है, हमारा इनपुट क्या है, लेबर और कैपिटल, और उसका क्या आउटपुट आएगा। तो 1920 एवं 1930 के दशक में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन आगतों और निर्गतों के मध्य संबंध, उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन फलन से यही आशय है कि आगत और निर्गत के मध्य जो संबंध होता है उसे उत्पादन फलन कहते हैं। तो आगत और निर्गत के मध्य संबंध, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि उत्पादन फलन की सरलतम रूप में व्याख्या करने के लिए स्टैटिस्टिक्स के जो मेथड्स होते हैं, सांख्यिकी विधियों, इनका प्रयोग किया। इनमें दो नाम मुख्य हैं, सेनेटर पॉल एच डगलस तथा C.W. कॉब। ये इसे कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्यों कहा जाता है, इन अर्थशास्त्रियों के नाम के कारण इसे कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। अमेरिका के निर्माणकारी उद्योग के अनुभवजन्य अध्ययन पर आधारित उत्पादन फलन महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध है, इसलिए इसे हम कॉब डगलस उत्पादन फलन कहते हैं। कॉब डगलस ने जो महत्वपूर्ण इक्वेशन दी थी वो थी आपकी Q = KLAC1 - A। ये इन्होंने एक इक्वेशन दी थी कि Q मतलब आउटपुट है और L और C, L यानी लेबर और C यानी कैपिटल, ये आपका क्या है, इनपुट है। अब इनकी कितनी मात्रा होगी और आउटपुट क्या होगा। तो इस इक्वेशन में Q से आशय है आपका उत्पादन की मात्रा, L से आशय है श्रम की मात्रा और C से आशय है पूंजी की मात्रा। उत्पादन के आप अपनी भाषा में इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं भाई, कॉब डगलस ने केवल उत्पादन के दो साधनों को ही आधार माना है, श्रम और पूंजी। ये क्या है, इनपुट है। A एवं K धनात्मक स्थिरांक है, जो K और A है ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, जिसमें आप देखिए जो 0 है, 0 इज़ लेस देन A। इस इक्वेशन को देखिए, 0 इज़ लेस देन A और A इज़ लेस देन 1। जो A की वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी और 0 से ज़्यादा होगी। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो A की वैल्यू हम लेंगे वो लेस देन 1 होगी और ग्रेटर देन 0 होगी। 0 से ज़्यादा हमें वैल्यू लेनी, हम 0 मतलब कि उत्पादन के दो साधन यूज़ आएंगे, हम किसी भी एक साधन को 0 नहीं मान सकते। तो जो A की वैल्यू होगी वो 0 से ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी। कॉब डगलस उत्पादन फलन के अंतर्गत निर्माणकारी उद्योग, इन्होंने जो रिसर्च किया था कॉब डगलस ने वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पे किया था, अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पे। तो उद्योग से सभी निर्गतों के लिए केवल दो उत्पादन आगतों यानी इनपुट, दो इनपुट माने हैं, लेबर और कैपिटल, श्रम और पूंजी को लिया है। यह जो उत्पादन फलन था वह रेखीय था, यानी लीनियर इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन है, समरूप प्रथम कोटि का उत्पादन फलन है। इन्होंने उत्पादन फलन को हल करने के लिए, इस इक्वेशन को हल करने के लिए इन्होंने क्या माना कि
श्रम का 3/4 भाग होना चाहिए और पूंजी का 1/4। यहाँ देखिए के कॉन्सोनेंट्स है आपके, एल यानी लेबर, और लेबर को इन्होंने माना है 3/4। अगर ये 3/4 है तो सी क्या होगा, 1 - ए, यानी 1 - 3/4, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। यानी श्रम का हमें 3/4 भाग प्रयोग करना है और पूंजी का 1/4 भाग प्रयोग करना है। ये पैमाने के स्थिर प्रतिफल को प्रकट करता है और दोनों का मूल्य क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो अभी हमने देखा था ना कि ए की जो वैल्यू होगी वो 0 से ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी। तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की मेन इक्वेशन यही है, Q K L A C 1 - A, और इन्होंने उत्पादन के दो इनपुट माने हैं, श्रम और पूंजी। यदि हम श्रम की 3/4 इकाइयों का प्रयोग करते हैं 3/4, तो हमें पूंजी की कितनी इकाइयों का प्रयोग करना होगा, 1/4। इसके बाद देखिए रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण। रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण, निम्न रेखाचित्र में जो नीचे आपको ये डायग्राम दिया गया है, इसमें ओ एक्स पर आपने श्रम की इकाइयाँ ली हैं और ओ वाई एक्स पर है पूंजी की इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ लेबर और यूनिट्स ऑफ कैपिटल। ये जो आपको कर्व शो हो रहे हैं IP1, IP2 और IP3, ये हैं समोत्पाद वक्र। जैसा इंडिफरेंस कर्व होता है, इंडिफरेंस कर्व की जो डेफिनेशन है, इंडिफरेंस कर्व हम जो उदासीनता वक्र या तटस्था वक्र होता है उसे उपभोग के संदर्भ में प्रयोग करते हैं। उसी तरह जो समोत्पाद वक्र होते हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। वैसे अभी आया तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि समोत्पाद वक्र जो होते हैं वह जैसे तटस्था वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, उसी प्रकार समोत्पाद वक्र दो उत्पादन के साधन है, जैसे श्रम और पूंजी है ना, तो दो उत्पादन के साधनों के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। हम समोत्पाद वक्र का उत्पादन के संदर्भ में प्रयोग करते हैं और जो आपका तटस्था वक्र होता है उसका हम उपभोग के संदर्भ में, उसमें हम दो वस्तुओं का उपभोग करते हैं जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। और इसमें हम दो उत्पादन के साधनों, एक उत्पादक दो उत्पादन के साधनों का प्रयोग इस प्रकार करता है, या समोत्पाद वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो उत्पादन के साधनों के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिससे उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त होता है। तो IP1, IP2 और IP3 आपका क्या है, समोत्पाद वक्र है। अब जैसे IP1 पे 100 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है तो हम श्रम की कितनी इकाइयाँ, OL1 आप श्रम की और OC1 आप किसकी इकाइयाँ यूज़ कर रहे हो, कैपिटल की। तो उत्पादन हो रहा है 100 और आपका बिंदु है P, और जैसे ही हम श्रम की इकाइयों को OL1 से L2 बढ़ाते हैं और पूंजी की इकाइयों को आप C1 से C2 करते हो तो आपका समोत्पाद वक्र भी IP1 से किस पे शिफ्ट हो जाता है, IP2 पे, और उत्पादन भी कितना बढ़ जाता है, 100 से 200। सेम यही प्रोसेस कि अगर मैं पुनः श्रम की इकाइयों को L2 से L3 पर इंक्रीज़ करती हूँ और पूंजी की इकाइयों को C2 से C3 पर इंक्रीज़ करती हूँ तो IP2 से हम किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, IP3 पे, और आपका जो प्रोडक्शन है वो भी कैसे इंक्रीज़ हो जाएगा, 200 से 300 पे इंक्रीज़ हो जाएगा। और जो ये आपकी PQR है, ये इन्हें मिलाने वाली जो रेखा OS बनती है उसे हम एक्सपांशन पाथ या माप रेखा कहते हैं। तो इस रेखा चित्र से क्या समझ में आ रहा है कि कॉब डगलस के अनुसार यदि उत्पादन के साधनों में को दुगना कर दिया जाए तो उत्पादन भी क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। यदि हम इनपुट्स को डबल कर दें तो आउटपुट भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। जैसे यहाँ श्रम और पूंजी की इकाइयों को दुगना किया तो उत्पादन भी क्या हो गया, 100 से 200 हो गया, तो उत्पादन में भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो यही कहता है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। यह दर्शाता है कि पूंजी तथा श्रम आगतों की समान मात्राओं को बढ़ाने पर उत्पादन अथवा निर्गत भी उसी अनुपात से बढ़ते हैं। तो अगर मैं सारांश में बात करूं कि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, तो कॉब डगलस ने अमेरिका के निर्माणकारी उद्योगों पर एक रिसर्च की थी, एक शोध किया था। उससे ये
उन्होंने एक इक्वेशन दी, वो इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी, Q इक्वल्स टू के एल की पावर ए और सी की पावर 1 माइनस ए। यहाँ जो ए और के हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। जो ए की वैल्यू होगी वो कभी भी 0 से कम नहीं होगी, मतलब 0 से ज़्यादा होगी, और 1 से ज़्यादा नहीं होगी। यानी ए को, जैसे उन्होंने माना कि हम जो श्रम है उसकी 3/4 इकाइयों का प्रयोग करते हैं और पूंजी की हम कितनी इकाइयों का प्रयोग करेंगे, 1/4। तो ये था कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। आप इस तरह की कॉब डगलस ने उत्पादन के 2 साधनों का आधार माना था, श्रम और पूंजी, और उनके अनुसार यदि श्रम और पूंजी को समान मात्रा में यदि हम वृद्धि करते हैं तो उत्पादन में भी समान मात्रा में वृद्धि हो जाती है। उत्पादन 100 से आपका 200 हो गया था। अब इस प्रोडक्शन फंक्शन की कुछ आलोचनाएं की गई हैं कि ये जो जिन मान्यताओं पर आधारित है वह वास्तविक रूप में दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। कॉब डगलस ने केवल श्रम और पूंजी को ही आधार माना है, जबकि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के अन्य साधन का भी योगदान होता है। और इन्होंने श्रम की सभी इकाइयों को समरूप माना है कि जितना भी जो लेबर है वो एक जैसा है, बल्कि जबकि हम लेबर को डिवाइड करते हैं ना कि स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, तो यह मान्यता भी गलत है। तो इस बेसिस पर भी इसकी आलोचना हुई है। और दिया हुआ है कि कॉब डगलस उत्पादन फलन में पैमाने के स्थिर प्रतिफल को आधार माना है। स्थिर हो रहा है ना, जो उत्पादन में वृद्धि हो रही है वो समान रूप से हो रही है। आप पैमाने के प्रतिफल पढ़ेंगे तो 3 प्रतिफल होते हैं, पैमाने के स्थिर प्रतिफल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। तो कॉब डगलस ने अपने इस एनालिसिस के लिए किसको आधार माना है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल को आधार माना है। जबकि उद्योगों में यदि हम एक्सपांशन करते हैं तो वृद्धिमान और ह्रासमान प्रतिफल भी लागू होते हैं। इसमें यह माना गया है कि सभी निर्माणकारी उद्योगों में निर्गत यानी इनपुट में आनुपातिक वृद्धि के लिए उत्पादन आगतों में, निर्गत यानी आउटपुट और आगत यानी इनपुट, आगतों में समानुपातिक परिवर्तन करना संभव है। जबकि व्यवहारिक जीवन में कुछ आगतों की मात्रा सीमित होती है। यानी हमने कहा ना कि श्रम और पूंजी की समान इकाइयों को अगर हमने बढ़ाया है तो जब आज आप श्रम की समान इकाइयों पर पूंजी कुछ विभाज्य होती है, कुछ अविभाज्य, जैसे मशीनरी बढ़ानी, तो आगतों में समानुपातिक रूप में परिवर्तन संभव नहीं होता है। तो ये कुछ कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की आलोचनाएं हुई थी। लेकिन इन आलोचनाओं के बाद भी इस रिसर्च को बहुत मान्यताएं, इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी गई थी। इसका यह कारण है कि किसी भी फर्म, उद्योग तथा अर्थव्यवस्था के जीवन काल में पैमाने के स्थिर प्रतिफल की जो अवस्था होती है वह हमेशा आती है, चाहे ये अवस्था कुछ देर बाद और थोड़े समय के लिए ही क्यों ना आए। अतः यानी जो आपका कॉब डगलस ने जो दिया है कि यदि उत्पादन के साधनों को दुगना कर दिया जाए तो, या उत्पादन के साधनों में समान रूप से वृद्धि की जाए तो उत्पादन में भी वृद्धि समान रूप से होती है। तो ये हमारा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड वीडियो था। इससे रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।